हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं ऑडिटिंग की थर्ड वीडियो। पिछली वीडियो में हमने कुछ सेक्शंस कवर किए थे, जैसे सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 जो कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात करता है। फिर सेक्शन 141 देखा था जो कि ऑडिटर की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है। फिर इसी से रिलेटेड जब हमने डिसक्वालिफिकेशन देखा था तो उसमें सेक्शन 144 कवर कर लिया था कि जब भी एक कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। कौन कौन सी, जैसे 3-4 मैं बताया था नाम। अकाउंटिंग सर्विसेज हो गई, या जैसे बुक कीपिंग सर्विस बोल रहा है, और इसके अलावा मेरे को ध्यान आ रहा है इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये सारा पार्ट आपने कवर किया था, और भी लिस्ट है, एक बार चेक कर लेना जाके, क्योंकि एग्जाम में आ भी सकता है। फिर लास्ट में आपने देखा था सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 का पार्ट जो कि ऑडिटर के रोटेशन की बात करता है। अब देखिए, रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस कंपनी पे अप्लाई होता है? लिस्टेड कंपनीज पे। और इसके अलावा क्या बोल रहा है, वो सारी कंपनीज जो किसी पर्टिकुलर क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी से बिलोंग करती है एस में बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, आपको पता है कि एक कंपनीज एक्ट होता है और एक कंपनीज रूल होता है। कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज रूल्स 2014 है। तो रूल में भी डिफाइन किया गया है कि किन किन कंपनीज पे क्या होगा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का पार्ट अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है, अगर एक बार उनका टर्म खत्म हो गया ऑडिटर का तो वो अगले 5 साल तक वापस से अपॉइंट नहीं हो सकते कंपनीज में। यही आपने देखा था, चाहे इंडिविजुअल ऑडिटर हो चाहे ऑडिट फर्म हो, ये मैंने बताया था। देखिए, ये रहा पार्ट रोटेशन ऑफ ऑडिटर। इसमें पता है कि आपको ये लिस्टेड कंपनी का पार्ट दे रखा है, और साथ में ये रूल 5 से रिलेटेड है, याद रखना। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनरली ये फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज की बात कर रहा है। तो लिस्टेड कंपनीज पे तो रोटेशन का पार्ट है ही, लेकिन इन कंपनीज पे भी रोटेशन का पार्ट अप्लाई है। कौन कौन सी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और ऐसी कंपनी जो कि बोल रहा है कि चाहे उनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम हो या 20 करोड़ से कम हो, लेकिन जो बोरोइंग है, पब्लिक बोरोइंग, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, या बोल रहा है कि बैंक से आपने लोन ले रखा है पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में हो, कहने का मतलब डेबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, बैंक से लोन ले रखा है, टोटल मिला के अगर वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको रोटेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब मान के चलिए, इंडिविजुअल ऑडिटर का टर्म क्या होता है आपको पता है, एक टर्म होता है जो कि 5 साल का होता है। तो 5 साल तक उसको अपॉइंट किया गया, और ये भी मैंने बताया था कि हर साल उसका रेटिफिकेशन होता है। रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास होता है, और शेयर होल्डर बोलते हैं हाँ भाई तुझे ही अपॉइंट करना है, तू ही रहेगा। कितने साल तक? 5 साल तक। अगर हटाने का मन करेगा तो हम क्या करेंगे, फेवर में तेरे वोट ही नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास ही नहीं करेंगे तो तू हट जाएगा अपने आप, और इसकी जगह कंपनी क्या करेगी, दूसरे को अपॉइंट कर देगी, सीधी सी बात है। अगर आप पसंद नहीं करते शेयर होल्डर, नहीं तो शेयर होल्डर पसंद करते हैं तो जनरली क्या होगा, 5 साल तक वो अपॉइंट रहेगा। फिर अगले 5 साल तक वो अपॉइंट नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं कूलिंग पीरियड। वैसे ही ऑडिट फर्म जब भी अपॉइंट होती है तो वो 2 टर्म के लिए हो सकती है मैक्सिमम। इसका मतलब 5 + 5 10 साल के लिए। फिर उसके बाद भी क्या होगा, जैसे उसका 10 साल का पीरियड खत्म तो वो भी अगले 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकती। ठीक है, सेम कंपनी में, याद रखना, सेम कंपनी में, किसी और कंपनी में तो हो सकती है। उसे जनरली हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। क्योंकि हमें पता है कि देखिए वो क्लोजनेस बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए जनरली ये प्रोविजन लाया गया जिसमें बोल दिया कि रोटेशन करना एक तरीके से ज़रूरी है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनका टर्नओवर, इनकी पेड अप कैपिटल भी ज़्यादा है। लिस्टेड कंपनीज तो वैसे क्या होती है, बड़ी कंपनीज होती है। इसके अलावा अनलिस्टेड भी ले ली, प्राइवेट लिमिटेड भी ले ली, और ऐसी कंपनी भी ले ली जिसने क्या कर रखा है, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन ले रखा है। देखिए, इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि आप क्या करते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो, भूल जाते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, याद रखना, यहाँ पे ये बोल रखा है कि फर्स्ट ऑडिटर दे रखा है आपको और सब्सीक्वेंट ऑडिटर दे रखा है। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या हुआ, जब भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो आपको ऑडिटर तो अपॉइंट करना है। तो जैसे आपने पहला ऑडिटर अपॉइंट किया तो वो तो फर्स्ट ऑडिटर ही तो कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जनरली ये बोल रहा है कि जब भी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है, और पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं पब्लिक बताऊंगा, फिर मैं गवर्नमेंट बताऊंगा। या देखिए, इसको पब्लिक मत बोलिए, ऐसे बोलिए कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि जब भी प्रोविजन लिखा होता है उसमें क्या लिखा होता है कि एनी अदर कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो पब्लिक कंपनी, लेकिन मैं ऐसे बोलूँगा कि एनी अदर कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी के अलावा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑडिटर के केस में क्या बोल रहा है कि पब्लिक कंपनी अगर होगी तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अपॉइंट करेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है जिसमें जो उसके मेंबर होते हैं कंपनी के, यानी शेयर होल्डर होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं। कितने दिन के अंदर? 90 डेज़ के अंदर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 90 डेज़ के अंदर। अब आपको बताया कि देखिए, एजीएम तो अभी तक हुई नहीं क्योंकि कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो उसके अगले 9 महीने तक, 9 महीने के अंदर उसको एजीएम करना होता है। पर जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको अपॉइंट कर दिया। अगर नहीं कर पाए तो अगले 90 दिन में मेंबर्स ने अपॉइंट कर दिया।
अब वो तो जनरली ईजीएम हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई, तो एजीएम में भी टाइम बचा हुआ है, तो तब तक ऑडिटर उस एजीएम के होने तक अपॉइंट रहेगा। होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, क्योंकि फर्स्ट एजीएम होना बाकी है, याद रखना। होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, क्योंकि नई कंपनी है उसकी तो पहली बार ही हो रही है एजीएम, ये हो गया। फिर मैंने ये भी बोला था कि जब भी 2 एजीएम होती है तो उनके बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। देखिए मैं याद दिला रहा हूँ आपको बार बार। अब आपने क्या करा कि जनरली ये जो सेक्शन देखा ये क्या था, फर्स्ट ऑडिटर के केस में, लेकिन अगर आप सबसीक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहे हो, आपको पता है कि वो कंपनी पुरानी हो गई, अब नया ऑडिटर अपॉइंट होगा या पुराना ऑडिटर ही आप वापस से रख रहे हो, तो जनरली हम क्या बोल रहे हैं, सबसीक्वेंट या री अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि कंपनी पुरानी हो गई या फर्स्ट ऑडिटर का केस थोड़ी आएगा, अब तो ये आएगा, तो ये एप्लीकेशन ये अप्लाई होगा। और ये आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया था कि अपॉइंटमेंट बाय मेंबर इन एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होगा, होल्ड द ऑफिस फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू सिक्स्थ एजीएम। आपको पता है पहली एजीएम के एंड में जैसे यानी कंक्लूजन होने पर अपॉइंट हुआ और सिक्स्थ एजीएम तक उसने होल्ड किया तो 5 साल होंगे। और अगर ऑडिट फर्म की बात करोगे तो 2 टर्म होंगे तो 10 साल होंगे, मैंने आपको बताया। तो बोल रहा है सब्जेक्ट इन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, जो भी क्राइटेरिया वो फॉलो करने के बाद वो 5 साल ज्वाइन कर सकता है। और ऑडिट फर्म है तो मैक्सिमम 2 टर्म, इसका मतलब 10 साल तक ज्वाइन कर सकती है। उसके बाद ये दोनों अगले 5 साल तक ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि रोटेशन का पार्ट आपका होगा, बता दिया। देखिए आपका क्लियर हो गया। अब आपका आ गया गवर्नमेंट कंपनी का पार्ट। अब देखिए गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड बोल रखा है डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, तो गूगल पे सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, इट मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। हिंदी में करके बता देता हूँ आपको बोल के कि जब भी गवर्नमेंट कंपनी है अगर उसकी पेड अप कैपिटल 51% या उससे ज़्यादा, 51% या उससे ज़्यादा, क्योंकि बोल रहा है नॉट लेस देन 51%, तो 51% या उससे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसी तरीके से वो कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, इसी तरीके से वो कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। जैसे मैं प्राइवेट कंपनी हूँ लेकिन मुझे गवर्नमेंट ने खरीद लिया, यानी गवर्नमेंट ने मेरे 51% या उससे ज़्यादा शेयर खरीद लिए, तो मैं सब्सिडरी कंपनी बन गई। जैसे ही मैं सब्सिडरी कंपनी बन गई तो मैं गवर्नमेंट कंपनी कहलाऊंगी। तो ये बोल रहा है गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स ए कंपनी विच इज ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, वो भी जनरली गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है तो ये जनरली जो केस था वो फर्स्ट ऑडिटर का था और ये था सबसीक्वेंट या रीअपॉइंटमेंट का। देखिए अगर आप रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो उसमें देखिए अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, CNAG, और जब आप है ना फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहे हो तब भी CNAG। लेकिन जब आप है ना किसकी बात कर रहे हो, सबसीक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहे हो, मतलब पुराने ऑडिटर की बात कर रहे हो, या बात कर रहे हो कि एक तरीके से कंपनी का तो इनकॉर्पोरेशन हो गया और फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया था, उसके बाद अगली बार वापस से अपॉइंट किया गया, तो विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ईयर, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर जब से कमेंस होगा, जैसे 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से लेके आपको 180 दिन गिन लेने, उसके अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट कर लेगा। और ये कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा, जब तक एजीएम कंक्लूड नहीं होती, क्योंकि आपको मैंने बताया एजीएम में जनरली क्या लगता है, टाइम लगता है, तो जब तक एजीएम कंक्लूड नहीं होती तो आपको याद रखना है CNAG और एजीएम तक रहेगा। ये पार्ट आ गया। उसी तरीके से अगर फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा है, एक बार ऊपर देख लीजिए क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ये देखिए फर्स्ट ऑडिटर आ गया। अब एक बार नीचे आइए, ये देख रहा है क्या दे रखा है, देखिए इसमें आपको ऐसे याद रखना है CBS, S भी बोल सकते हो, M भी बोल सकते हो। C का मतलब क्या है, CNAG, B का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, S का मतलब क्या है, शेयर होल्डर, या M का मतलब क्या है, मेंबर। ये बोल रहा है कि विद इन 60 डेज ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसमें फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो CNAG अपॉइंट करेगा, आपको पता है 60 डेज़ के अंदर। लेकिन अगर ये फेल कर गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, BOD। कितने दिन के अंदर, 60 दिन के बाद क्या होगा, अगले 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। अब ये भी फेल कर गया अगले 30 दिन के अंदर, तो उस केस में क्या आएगा, मेंबर्स आएंगे, और मेंबर क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करो, किसके अंदर, विद इन 60 डेज हम अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 60 डेज तक अपॉइंट नहीं कर पाया, ये उसके अगले 30 दिन तक अपॉइंट नहीं कर पाया, और ये उसके अगले दिन 60 डेज में अपॉइंट कर लेंगे, कौन, शेयर होल्डर या मेंबर। अब ये कब तक होल्ड करके बैठेगा, वही होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, क्योंकि आपको पता है कि ये ईजीएम हुई है, एजीएम में टाइम लगेगा, तो तब तक वो ऑडिटर एजीएम होल्ड करके बैठेगा। फिर देखिए जरूरी नहीं उसको हटाया जाए, वापस से रीअपॉइंट किया जाएगा, आपने देखा होगा। तो होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, ये आपका पार्ट आ गया। अब यही पार्ट मैंने क्या है, ये चार्ट तो मुझे कहीं से मिल गया था, अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास बीकॉम की बुक थी तो मुझे लगा कि ये कवर करा देना चाहिए, इसलिए मैंने कवर करा दिया। लेकिन उससे पहले ये भी मैंने कवर कर लिया था, तो मुझे लगा कि अब इसको हटाना नहीं चाहिए, आपको वापस से समझा देना चाहिए।
तो ये भी सेम पार्ट है, पढ़ के देख लीजिए। ये बोल रहा है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई कंपनी जिसको ओन किया गया या कंट्रोल किया गया, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट्स बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उन्होंने मिला के एक गवर्नमेंट कंपनी ओन कर रखी है, या ऐसी एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी ओन कर रखी है, जो कि आपको पता है कि होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, वो सब्सिडरी जो प्राइवेट कंपनी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ऐसा हो सकता है। और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है और पार्टली एक या उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने। तो उस केस में क्या बोल रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CNAG शैल अपॉइंट एन ऑडिटर विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हु शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। ये जो आपने पार्ट देखा वो कहाँ देखा, लास्ट में, अभी आपने देखा था ना इस वाले पार्ट में, देख लीजिए ये रहा। अब बताना मेरा फ़र्ज़ है इसलिए, तो देखिए ये वाला पार्ट आपका आ गया। इस तरीके से आप ज़रूर कवर कीजिए, आपको सारा पॉइंट समझ में आएगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर फॉर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, और नीचे क्या बोल रखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी। तो ऊपर आपने जो 180 डेज का देखा वो किसके लिए था, सबसीक्वेंट ऑडिटर के लिए था, और ये फर्स्ट ऑडिटर के लिए तो यहाँ दे रखा है। लेकिन देखिए अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर का पॉइंट कहा था, यहाँ आपने कवर किया था अभी अभी लेटेस्ट। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 days के अंदर। लेकिन अगर फेल हो जाता है बोर्ड तो मेंबर, तो आप याद रखना BM, ऐसे याद रख लेना BM, आपको पता चल जाएगा। और फर्स्ट ऑडिटर के केस में क्या होता है, CBM, याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि 30 days है और 90 days है, तो 30 का 3 गुना, ठीक, इस तरीके से रख लेना विद इन 90 days। तो 30 दिन में फेल हो गए तो उसके अगले 90 days में कौन करेंगे, मेंबर ऑफ कंपनीज, किसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। और यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी फॉर गवर्नमेंट कंपनी, तो देखिए CNAG अपॉइंट करेगा विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। फेल हो जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन नेक्स्ट 30 days बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है तो मेंबर ऑफ कंपनी विद इन 60 days एट एन EGM। ये आ गया आपका पार्ट। अब अगर आपको बोल रहा है कि कैजुअल वैकेंसी, ये मैंने कवर नहीं करा उस चार्ट में क्योंकि उसमें मिला ही नहीं मुझे, तो ये मैंने अलग से देख लिया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या होगा, ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, सबसे पहले ये बताइए आप। जैसे देखिए मैंने आपको बोला कि ऑडिटर को अपॉइंट किया, मान के चलिए कि वो 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ क्योंकि हर साल रेटिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। अगर बीच में आपको है ना 1-2 सेकंड के लिए दिक्कत हुई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे पास में किसी की बर्बादी हुई है, यानी शादी हुई है, तो इसलिए पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी तो मैंने बीच में वीडियो पॉज कर दी थी। तो देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहे थे। कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या हो गया कि कोई पर्सन आपने अपॉइंट करा, यानी ऑडिटर अपॉइंट किया, उसके बाद क्या हो सकता है किसी भी वजह से वो एक तरीके से रिमूव कर दिया गया। जैसे मैंने बोल दिया कि उसकी डेथ हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट आ गया, रेजिग्नेशन उसने खुद ने क्या कर दिया, रिसाइन कर दिया, तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी का पार्ट आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि उसका टर्म ही कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला कि वो फर्स्ट AGM से लेकर 6th AGM तक एक तरीके से 5 साल तक ऑडिट के टर्म में रह सकता है, यानी ऑफिस होल्ड कर सकता है, लेकिन 3 साल बाद ही उसने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। ऐसा हो सकता है, क्या पता डेथ हो गई, क्या पता किसी डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट आ गया। ऐसा हो सकता है कि क्या पता उसने 5 लाख से ज़्यादा का लोन ले लिया उस कंपनी से जहाँ पे वो ऑडिट करता है। तो मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन के पार्ट में बताया कुछ ना कुछ, कोई बिजनेस रिलेशनशिप अराइज हो गया जो कि आर्म लेंथ प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं था, कहने का मतलब कोई गुड्स परचेज कर दिया, सेल कर दिया जो कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं था। ऐसा कुछ केस हो सकता है जिसके थ्रू क्या हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट आ गया और कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई। अब देखिए बोल रहा है कि कैजुअल वैकेंसी के केस में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, ऐसे बोला जाता है अगर आप नॉर्मल केस पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे तो ऐसे आ गया, देखिए कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी शैल बी फिल्ड बाय CAG विद इन 30 days इन केस CAG यानी CNAG डज नॉट फिल द वैकेंसी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन नेक्स्ट 30 days। तो यहाँ पे क्या आ गया, CNAG फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days। अगर ये नहीं फिल कर पाया तो उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 days। तो इसमें 30 यही पार्ट आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना कि इस केस में क्या होगा, एक तो रेजिग्नेशन का केस अलग है, और बोल रहा है कि रेजिग्नेशन के अलावा जैसे डेथ हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट आ गया, तो वो पार्ट अलग है। तो बोल रहा है वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन की वजह से होगी तो उस केस में क्या होगा,
तो देखिए ये बोल रहा है कि अगर ऑडिटर रिज़ाइन कर देता है तो उस केस में बोर्ड को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। तो जनरली उसको 3 मंथ लगेंगे, हम बोल सकते हैं अप्रोक्स 90 डेज लगेंगे। तो वो रिकमेंड करेगा, तो ये बोल रहा है विद इन 3 मंथ वो रिकमेंड करेगा, उसके बाद जनरल मीटिंग में क्या होगा, अप्रूव होगा। तो देखिए बोल रहा है अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड एट ए जनरल मीटिंग कन्वेंड विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। तो पहले बोर्ड रिकमेंड करेगा, उसके बाद क्या होगा, जनरल मीटिंग में वो कन्वे होगा और अप्रूव होगा। अगर याद रखना कि ऑडिट कमेटी भी है, अगर बीच में बार बार ऑडिट कमेटी आ जाती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर आप ऑडिट कमेटी अपॉइंट कर रहे हो, क्योंकि आपको वो कंपलसरी अपॉइंट करना सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग, तो उस केस में ये रिकमेंड करेगा बोर्ड को, फिर बोर्ड देखेगा, उसके हिसाब से बोर्ड क्या करेगा, फिर कन्वे करेगा किसको, मेंबर्स को जनरल मीटिंग में। और ये बोल रहा है कि रेजिग्नेशन के अलावा जैसे डेथ हो जाती है, डिसक्वालिफिकेशन का पार्ट आ जाता है, तो बोल रहा है विद इन 30 डेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा 30 दिन के अंदर क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे किसी नए ऑडिटर को। ठीक, इस तरीके से आपका पार्ट आता है। और देखिए याद रखना कि जब भी मैं अनसर्टेन इवेंट बोल रहा हूँ तब जाके आपका पार्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड आ रहा है। ये नहीं कि आप ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं कर पाए, रीअपॉइंट ही नहीं कर पाए तो वो कैजुअल वैकेंसी का पार्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो तो आपकी गलती है कि आप उसको रीअपॉइंट नहीं कर पाए, आपको टाइम दिया गया था, उस पीरियड में आप अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे, तो वो कैजुअल वैकेंसी थोड़ी है। ठीक, तो यहाँ पे ये बोल रहा है अगले पॉइंट में, ये जनरली सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 और 10 से रिलेटेड है, लेकिन जब मैंने पर्टिकुलर पीडीएफ कहीं से कवर की तो इसमें थोड़ा सा उल्टा पार्ट दे दिया। कैसे, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं। ये बोल रहा है रिटायरिंग ऑडिटर कैन नॉट बी री अपॉइंटेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग इफ़ ही इज़ डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। डिस्क्वालीफाई हो गया, जैसे हमने ऊपर देखा कि किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। इफ़ ही गिव्स नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, इसका मतलब उसने खुद ने राइटिंग में दे दिया, नोटिस दे दिया कि मुझे इच्छा नहीं है रीअपॉइंट होने की। If special resolution has been passed for appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed, इसका मतलब क्या है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, यानी किसने करा, एक तरीके से जनरल मीटिंग में हुआ। देखिए आपको पता है कि बोर्ड एक तरीके से चाहता है कि दूसरा ऑडिटर अपॉइंट हो, तो वो क्या करेगा, एक तरीके से रेजोल्यूशन लाएगा, फिर उसके बेसिस पे क्या करेगा, वो जनरल मीटिंग में आएगा। जनरल मीटिंग में वो शेयर होल्डर्स या मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की करेगा, मतलब एटलीस्ट 75% इस पर्टिकुलर ऑर्डर के फेवर में वो वोट दे दें कि हमें कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना है। या ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ऑडिटर को हटाना ही है, तो बोल रहा है प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, तो उस पर्टिकुलर जो ऑडिटर पहले से अपॉइंटेड था उसको हटाने की कर रहे हैं, किसके थ्रू, स्पेशल रेजुलेशन के थ्रू। तो इसका मतलब क्या, कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, या तो ये हो गया, या उसी ऑडिटर को हटाने की कर रहे हैं कि हम आपको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आप है ना रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर गूगल करोगे, जनरली क्या आएगा, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कैन नॉट बी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा ए रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग इफ़ ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड, फिर सही है, क्योंकि उस केस में वो रीअपॉइंट हो सकता है। तो तभी हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 है और सबसेक्शन 10 इससे रिलेटेड है, याद रखना। ये जनरली जो कवर हो रहा है वो सबसेक्शन 9 से रिलेटेड है, जिसमें क्या बोल रहा है, रिटायरिंग ऑडिटर कैन नॉट बी की जगह अगर आप मे बी लगाओगे तो उस केस में क्या आएगा, मे बी रीअपॉइंटेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग इफ़ ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। ही हैज़ नॉट गिवन नोटिस, यानी उसने कोई नोटिस नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, वो वापस से रीअपॉइंट होगा। आप मान के चलो आप ऑडिटर हो किसी कंपनी के, आप नोटिस ही नहीं दे रहे, आप अपनी इच्छा ही नहीं जता रहे कुछ भी, ना हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, अगले पॉइंट में तो आप अपॉइंट हो गए होंगे, क्योंकि जनरल मीटिंग होगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा, शेयर होल्डर क्या कर देंगे, रेटिफाई कर देंगे, आप वापस से रीअपॉइंट हो गए। लेकिन अगर आपने नोटिस दे दिया तो इसका मतलब क्या है, आपको रीअपॉइंट होना ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है, सीधी सी बात। फिर दूसरा क्या आ गया, ए इफ़ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ नॉट बीन पास, ऐसा हो गया, इसका मतलब अगर वो पास ही नहीं हुआ तो वापस से आप रीअपॉइंट हो रहे हो, समझ गए। तो वो पॉइंट आ सकता है उल्टे पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। आप याद रखना कि जब भी आपके पास के एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें क्या आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें कैसे भी आपसे पूछ सकता है घुमा फिरा के, तो आपको ये ध्यान रखने चाहिए। इफ़ एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। आ गया वही का वही, ठीक। वेयर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, मैंने आपको ये भी अभी बताया, all appointments including the filling of a casual vacancy of an auditor shall be made after taking into account the recommendation of such committee। अगर ऑडिट कमेटी 177 सेक्शन के अकॉर्डिंग बनाना जरूरी है, जो कि आपको पता है कि एक लिस्टेड कंपनीज के लिए हमने देखा था, इसके अलावा और भी हमने सच क्लासेस के लिए देखा था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, नहीं तो मैंने बताया कि आप गूगल करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन सी कंपनीज के लिए अप्लाई होता है, सिंपल पार्ट है। तो उस केस में क्या बोल रहा है, जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन का पार्ट था, अपॉइंटमेंट का पार्ट था,
उसमें एक तरीके से बोर्ड क्या करता है, सबसे पहले इनकी रिकमेंडेशन लेता है ऑडिट कमेटी की, उसके बाद बोर्ड आगे डिसाइड करता है, उसके बाद क्या होता है, जनरल मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है। वैसे ही कैजुअल वैकेंसी का पार्ट बोल रहा है, उसमें भी अगर ऑडिट कमेटी है तो उसकी रिकमेंडेशन ली जा सकती है, ये बोल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पार्ट आ गया। अब देखिए बोल रहा है रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस सेक्शन 140। और आपको पता है कि जब भी मैं रूल की बात करता हूँ तो कंपनीज रूल 2014 आते हैं, तो ये बोल रहा है रूल 7 और 8। अब देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है कि सबसे पहले ये जो पार्ट है ये है रिमूवल, यहाँ तक का जो पार्ट है ये जनरली है रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। उसके टर्म जो भी है यानी पीरियड, आपको पता है कि जैसे मैंने बोला कि अगर वो 5 साल के लिए जनरली हुआ, क्योंकि आपको रेटिफाई करना पड़ रहा है, तो हमने क्या बोला कि हर साल जनरली क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है और उसको हम बोलते हैं कि आप ही अपॉइंट होंगे, हमें पता है। लेकिन 5 साल से पहले 3 साल में उसको रिमूव कर दिया गया, तो क्यों कर दिया गया, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से किया होगा। ठीक है, तो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको प्रोसेस देखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, पर उससे पहले क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी जाती है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दी जाएगी जो कि फॉर्म ADT 2 में होगी। जैसे आपको पता है कि ADT 1 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बोल रहा हूँ सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड है, कि जनरली जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है तो उस केस में रजिस्ट्रार को आप क्या करते हो, 81 फॉर्म भर के सबमिट कर देते हो कि इसको हमने अपॉइंट कर दिया है। लेकिन जब भी रिमूवल का पार्ट आएगा तो उस केस में क्या होगा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करोगे तो किस फॉर्म में करोगे, ADT 2 में, विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन। देखिए स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, लेकिन ये किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन है। पहले उन्होंने खुद ने पास किया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दी। कंपनी शैल होल्ड जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अब देखिए क्या बोल रहा है, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी थी उसकी अप्रूवल मिल गई, तो अब कंपनी क्या करेगी, जनरल मीटिंग करेगी 60 दिन के अंदर, जैसे ही अप्रूवल मिल जाती है, किसके लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए। अब देखिए बोल रहा है जो कंसर्न ऑडिटर है उसको एक तरीके से रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको मौका दिया जाएगा कि आपकी भी हम सुन रहे हैं, कि जनरली हम आपको रिमूव कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपकी भी सुन रहे हैं कि आप अपना रीज़न रख सको, ताकि क्या पता हम आपको रिमूव ना करें। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ने ठान लिया तो जनरली वो रिमूव करके रहेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर क्या कर दिया, अप्रूवल दे दी, तो उसके 60 दिन के अंदर वो जनरल मीटिंग में क्या करेगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देगी। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है आपको पता है, जनरली 75% जो इसके फेवर में क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। एटलीस्ट 75% याद रखना, एटलीस्ट 3/4 भी बोलते हैं। ठीक, तो ये पार्ट आपका कवर हो गया। यहाँ पे ये भी बोल रखा है ऑडिटर में भी रिमूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखना पहले प्रीवियस अप्रूवल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद 60 दिन के अंदर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। सिंपल सा पार्ट। अब देखिए बोल रहा है रेजिग्नेशन का पार्ट, एक तो रिमूवल का है, अब यहाँ पे जो पार्ट दे रखा है वो किसका है, रेजिग्नेशन का। ठीक, फिर दे रखा है पेनल्टी का। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि जनरली जब भी ऑडिटर क्या करता है, रिसाइन करता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में। ठीक है, स्टेटमेंट में जनरली क्या होगा, वो रीज़न बता देगा और जितने भी फैक्ट बता देगा कि रेजिग्नेशन वो क्यों ले रहा है जनरली। अब ये किसको फाइल करेगा, ये बोल रहा है अगर गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड वो ऑडिटर है तो उस केस में क्या करेगा, वो कंपनी को, रजिस्ट्रार को और CNAG को करेगा। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट जो भी है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी और रजिस्ट्रार को देगा। किस फॉर्म में देगा, फॉर्म ADT 3। तो आपने ADT 1 देख लिया अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, फिर आपने रिमूवल का पार्ट देख लिया ADT 2, और रेजिग्नेशन के पार्ट में जनरली क्या हो गया, ADT 3 का पार्ट आपका आ गया। तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड बाय ऑडिटर हु हैज़ रिसाइंड इन फॉर्म ADT 3 विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन टू गवर्नमेंट कंपनी टू अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो फॉर्म कौन सा है, ADT 3 विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन, ये बोल दिया। पेनल्टी क्या बोल रहा है, पेनल्टी ऑन ऑडिटर फॉर नॉन कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। इसका मतलब अगर वो स्टेटमेंट फाइल करके नहीं देता तो उस केस में मिनिमम 50,000 है और मैक्सिमम कितना है, 5 लाख। मतलब 50,000 से 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। अब देखिए और भी पार्ट आ रहा है अभी नीचे, ये भी आ गया। अब देखिए इस केस में जनरली ये बोल रहा है, ये वाले पर्टिकुलर पार्ट में, कि स्पेशल नोटिस दिया जाएगा फॉर नॉट रीअपॉइंटिंग द रिटायरिंग ऑडिटर। जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको अगर आप रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हो तो उस केस में स्पेशल नोटिस पास किया जाएगा। तो ये बोला इफ ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। इसका मतलब क्या है, जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसके टर्म के एक्सपायर होने से पहले ही आप उसको हटा देते हो और उसकी जगह क्या बोलोगे कि हम एक नया क्या कर रहे हैं, ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं AGM में। तो एक स्पेशल नोटिस दिया जाएगा, शैल बी गिवन फॉर रेजोल्यूशन,
कि जब भी AGM होगी हम क्या करेंगे, उसमें एक नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं। तो कंपनी शैल सेंड ए कॉपी ऑफ नोटिस टू रिटायरिंग ऑडिटर। तो एक स्पेशल नोटिस का जो भी कॉपी होगा वो रिटायरिंग ऑडिटर को भेज दिया जाएगा। जैसे रिटायरिंग ऑडिटर को भेज दिया जाएगा तो वो बोलेगा कि मेरे को तो आपने क्या कर दिया, टर्म से पहले ही रिटायर कर दिया। तो उस केस में मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि आपने मेरे को पर्टिकुलर क्यों रिटायर किया, इसके फैक्ट वैक्ट जनरली मैं खुद भी कवर करके दे रहा हूँ। मैं एक तरीके से मेंबर्स को या शेयर होल्डर को बताना चाहता हूँ कि कंपनी ने मेरे साथ क्या किया, ऐसे मान के चलिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसके पास एक राइट होता है, किसके पास, ऑडिटर के पास। तो ये बोल रहा है ऑडिटर क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन देगा। तो यहाँ पे बोला रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय ऑडिटर टू कंपनी शैल स्टेट द फैक्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन गिवन टू मेंबर्स। तो यहाँ पे जनरली क्या होंगे, एक तरीके से फैक्ट होंगे जो कि स्पेशल नोटिस से रिलेटेड रेजोल्यूशन कंपनी ने जब ऑडिटर को दिया तो ऑडिटर पढ़ के उस हिसाब से क्या करेगा, रिप्लाई देगा। और वो ये बोलेगा कि ये जो भी मैंने रिप्लाई दिया वो सारा का सारा पार्ट क्या करो, आप मेंबर को भी सर्कुलेट कर दो। तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है सेंड ए कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर। वो उनको बोलेगा, किसको, कंपनी को बोलेगा कि जैसे मैंने क्या करा, फैक्ट आपको प्रोवाइड किए हैं उसी तरीके से आप क्या करो, सबको सर्कुलेट कर दो। अब कंपनी बोलेगी कि आपने लेट प्रोवाइड किया है, हमें जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया या जो उसकी कॉपी दी है वो हमें लेट प्रोवाइड किया है, अगर हम सबको भेजेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो वो जनरली क्या बोलेगा कि मैं मीटिंग में आके सबके सामने पढ़ के सुना दूंगा, क्योंकि उस केस में क्या है, सबके सामने सर्कुलेट नहीं हो पाया। तो जैसे ही मीटिंग होगी तो मैं खुद आके क्या कर दूंगा, सबको सुना दूंगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इफ ए कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट बिकॉज इट वॉज रिसीव टू लेट और बिकॉज ऑफ द कंपनीज डिफॉल्ट, द ऑडिटर में रिक्वायर दैट द रिप्रेजेंटेशन शैल बी रीड आउट एट द मीटिंग। इफ़ द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट, ए कॉपी देयर ऑफ शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। तो बोल रहा है कि अगर हम कॉपी नहीं भेज पाए हर मेंबर को तो उस केस में क्या होगा, एक तो वो रीड आउट करेगा ऑडिटर सबके सामने मीटिंग में। इसके अलावा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो ये कॉपी है रिप्रेजेंटेशन की वो रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी। अब ये बोल रहा है कि अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया कि जनरली जो ये स्टेटमेंट उसने दिया यानी रिप्रेजेंटेशन दिया है वो थोड़ा सा क्या गलत है, ये हो सकता है, या एक तरीके से क्या बोल रहा है कि ऑडिटर के राइट सही नहीं है, राइट सही नहीं है, यानी ऐसे बोल रहा हूँ कि ऑडिटर ने अपने क्या करा, राइट्स को ज़्यादा ढंग से यूज़ नहीं करा, एक तरीके से गलत यूज़ करा, ऐसे बोल सकते हो। अब यूज़ किया यहाँ पे बोल रखा है, ऑडिटर ने अपने राइट को क्या करा, गलत ढंग से यूज़ किया है। तो अगर ट्रिब्यूनल को लगा, कोर्ट को लगा, तो उस केस में क्या करेगा, वो कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेंड करने के लिए मना कर देगा और साथ में ये भी बोल देगा कि मीटिंग में भी आपको रीड आउट नहीं करना। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, इफ़ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड on an application either of the company or of any other aggrieved person that the rights are being abused by the auditor, then the copy of representation may not be sent and the representation need not be read out at the meeting। तो एक तरीके से वो अपनी बात नहीं रख पाएगा क्योंकि उसने क्या कर रखा, ऑडिटर ने गलत काम किया ये बोल सकते हैं, और एग्रीड पर्सन या कंपनी ने क्या कर दिया, ट्रिब्यूनल में एक तरीके से क्या कर दिया, फाइल कर दिया केस, ये हो सकता है। ट्रिब्यूनल में ऑर्डर टू कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर if it is satisfied that the auditor of a company has whether directly or indirectly acted in a fraudulent manner। तो अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी ने क्या करा है, यानी ऑडिटर ने क्या करा है, फ्रॉडली या एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्या कर रखे हैं, एरर कर रखे हैं, जानबूझ के फ्रॉड कर रखा है या ऑफेंस कर रखा है किसी पर्टिकुलर काम का, तो उस केस में ऑडिटर को आप चेंज कर सकते हो और उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, नए ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। ट्रिब्यूनल में गिव अफोर्सेड ऑर्डर आइदर सुओ मोटो or on an application made it to by central government or by any person concerned। देखिए इसका मतलब जनरली है कि ट्रिब्यूनल बिना किसी से कंसल्ट किए एक तरीके से क्या कर देगा, ऑर्डर दे देगा कि ऑडिटर को हटा देना है, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे देती है या कोई भी एग्रीड पर्सन एक तरीके से एप्लीकेशन दे देता है तो उस केस में वो उनको हटा देगा, ये बोल रहा है। इफ़ एप्लीकेशन मेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रिब्यूनल, ये बोल रहा है ना, एंड ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट एनी चेंज ऑफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, देन विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल शैल गिव ऑर्डर फॉर चेंज ऑफ ऑडिटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अनदर ऑडिटर। उस केस में क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करेगी। ऑडिटर अगेंस्ट whom फाइनल ऑर्डर हैज़ बीन पास बाय द ट्रिब्यूनल अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। तो जैसे ही वो फाइनल ऑर्डर पास हुआ उसके बाद वो ऑडिटर किसी और कंपनी में भी 5 साल के लिए ऑडिटर के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो सकता। ऑडिटर शैल आल्सो बी लाइबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447। देखिए एक तो क्या होता है, सिविल लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो जनरली मेरे हिसाब से इसमें एक क्रिमिनल लाइबिलिटी का पार्ट है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। 1 मिनट में देख लेता हूँ कि अगर मेरे पास इससे रिलेटेड पॉइंट है तो। मैंने देख लिया जनरली सेक्शन 448 का मेरे पास पार्ट पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे तो जनरली एक क्रिमिनल लाइबिलिटी का पार्ट ही आएगा। ये बोल रहा है इन केस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एनी ऑडिट फर्म
द लाइबिलिटी अदर देन फाइन शैल डिवॉल्व ऑन द कंसर्न पार्टनर हु एक्टेड इन ए फ्रॉडलेंट मैनर। तो एक तरीके से क्या हो सकता है, उनको जेल भी हो सकती है, ये पर्टिकुलर पार्ट बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, ऑडिट फॉर्म में जो भी पार्टनर है उन्होंने फ्रॉडलेंट मैनर में काम किया है, तो वो कंसर्न पार्टनर को जेल भी हो सकती है, एक क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बन सकती है, ये बोल रहा है। अब देखिए ये पार्ट तो आपका हो गया, नॉर्मल पार्ट था। थोड़ा थोड़े क्या है, प्रोविजंस टिपिकल होते हैं तो वो देखने पड़ते हैं। ये सेक्शन 141 आपने पिछली वीडियो में देख लिया था, जिसमें आपने क्या करा था, ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन के पार्ट रिलेटिव देख लिया था और ये एग्जाम्पल कवर कर लिए थे, तो ये आपका हो गया था। अब आपका है ये रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। अब देखिए ये बोल रहा है कि सेक्शन 142 के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर के लिए कौन फिक्स करता है, बोर्ड फिक्स करता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोल दिया, इसी तरीके से बोला सब्सीक्वेंट ऑडिटर उसके बाद के लिए कौन फिक्स करता है, जनरल मीटिंग में फिक्स होता है। कंपनी की जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें जनरली क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब याद रखना कि ये मत सोचना ये इंक्लूड जो दे रखा है वो बोर्ड से रिलेटेड दे रखा है, ये डज नॉट इंक्लूड क्या दे रखा है कि सब्सीक्वेंट ऑडिटर से रिलेटेड दे रखा है और ये फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड दे रखा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि जब ऑडिटर को रेम्यूनरेशन मतलब फीस मिलेगी तो फीस में ये भी इंक्लूड किया जाएगा और ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐसे बोल रखा है। तो देखिए क्या इंक्लूड किया जाएगा, ये बोल रहा है एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द कंपनी। जब भी उसने कंपनी की ऑडिट की तो उस केस में उसने क्या क्या एक्सपेंसेस इंकर किए तो वो भी उसकी फ़ीस में जुड़ जाएगा एक तरीके से। एंड एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, और उसको जो फैसिलिटी दी गई है, जैसे होटल की फैसिलिटी होती है ना, अकोमोडेशन की फैसिलिटी होती है, जो भी इसको दी गई है वो उसकी फ़ीस में एक तरीके से जुड़ जाएगा। यानी एक तरीके से टोटल जब भी उसका रेम्यूनरेशन देखा जाएगा तो उसमें इन चीज़ों को भी देखा जाएगा कि ऑडिट करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस ऑडिटर ने इंकर किए हैं और वो कौन कर रही है, यानी कंपनी एक तरीके से पे कर रही है उनके बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे, ऑडिटर के बिहाफ पे। ऑडिटर थोड़ी करेगा, सीधी सी बात है। तो ऑडिटर की फीस में एक तरीके से वो जुड़ जाएगा। और ये बोला डज नॉट इंक्लूड रेम्यूनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ये बोल रहा है कि कंपनी की जैसे ऑडिट कमेटी है वो रिकमेंड कर रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है, वैसे ही जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो भी क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे अगर उसने कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी है, अब याद रखना जो 144 में सर्विस अलाउ नहीं है कि ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो नहीं बोल रहे। इसके अलावा जो अलाउबल कोई सर्विस होगी तो वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। कह रहा है कि वो डज नॉट इंक्लूड, वो पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं की जाएगी, क्योंकि एक तरीके से उसने क्या करा, ऑडिट के अलावा सर्विस प्रोवाइड की है। लेकिन याद रखना 144 की सर्विस वैसे भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर वो कर लेता है तो उस केस में वो ऑडिटर नहीं कहलाएगा, यानी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अब आपको बोल रहा है पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सेक्शन 143, रूल 12 एंड 13। अब इसमें जनरली जब भी आपको पावर एंड ड्यूटीज़ देता है तो सबसे पहले क्या दे रखा है, आपको हल्के से पावर बता रखे हैं। अब आप पावर तो और भी देख सकते हो, मेरे पास और भी हैं, लेकिन मेन जो प्रोविजंस में दे रखे हैं वो यही दे रखे हैं। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिट से रिलेटेड ड्यूटीज़ कर रहा है, तो उसके कुछ क्या हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं। वो क्या मांग सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकता है, ठीक है। जब भी उसको इंस्पेक्ट करना है तो कभी भी उसको इंस्पेक्ट करना है वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड प्लेस पे हो चाहे किधर भी हो। इसी तरीके से वो उनसे रिलेटेड वाउचर्स भी मांग सकता है, जो भी डॉक्यूमेंट है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है वो मांग सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम टू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर ऑफ द कंपनी। एक तो ये चीज़ हो गई। अगर आपको एक लाइन में याद रखना है तो सिर्फ नॉर्मल याद रखिए, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर, बस ये याद रख लीजिए और कुछ नहीं याद रखना। फिर इसी तरीके से एंटाइटल टू रिक्वायर सच इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये भी हो सकता है, सच इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। तो इसका मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, देखिए जो भी बेसिक नीड होती है आपको पता है कि उसके साथ साथ रिसिप्ट्स की भी ज़रूरत होती है, कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं मेमो हो गए, इनवॉइस हो गए, चलो वो तो ऊपर आ गए बुक्स ऑफ अकाउंट में जो मैंने बोले। लेकिन आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर इनवॉइस है उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन कुछ चाहिए तो वो किससे पूछेंगे, कंपनी के ऑफिसर से, एम्प्लॉय से। तो जब भी वो पूछेंगे तो सामने वाले को जवाब देना चाहिए, किसको, ऑडिटर को, क्योंकि आपका ऑडिटर का एक तरीके से वो पावर है। एंड अमंग्स अदर मैटर इंक्वायर इनटू फॉलोइंग, इसी तरीके से क्या है, बहुत सारी उसकी ड्यूटीज़ भी है, उस पर उसको इंक्वायरी करनी चाहिए, तब जाके उसको क्या पता चलेगा, कुछ ना कुछ सच पता चलेगा, कुछ ना कुछ वो वेरीफाई कर पाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी ड्यूटीज़ और क्या है वो दे रखी है, वेदर लोन एंड एडवांसेस हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड द टर्म्स आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर। देखिए ये बोलना चाहता है कि कंपनी द्वारा जो भी लोन और एडवांस लिए गए हैं वो प्रॉपरली सिक्योर्ड हो और एक तरीके से जो कंपनी या मेंबर के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हो। देखिए प्री जुडिशियल एक नॉर्मल टर्म है, जैसे आप बोल सकते हो कि अगर आपके स्कूल, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे 12th में, आपको पता है कि अकाउंट्स का सर है,
अब है ना, कभी कभी प्रिंसिपल क्या करता है, एक और अकाउंट्स का सर हायर कर लेता है, तो वो डेमो देता है, आप उनको पसंद ही नहीं करते क्योंकि आप पुराने वाले सर को पसंद करते हो, तो आपके मन में क्या होती है, उनके प्रति एक तरीके से पहले से ही धारणा बन जाती है, कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यार ये तो सही नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आप जनरली उसको नुकसान पहुंचाने की करोगे या उसको गलत तरीके से देखोगे कि वो सही ढंग से हमें नहीं समझा रहा, चाहे वो अच्छे ढंग से समझा भी रहा हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जहाँ पे लोन और एडवांसेज हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होने चाहिए एक तरीके से। जब भी कंपनी ने लोन एडवांस ली हो तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रॉपर गिरवी रखनी चाहिए। हम बोल सकते हैं कि मेंबर और कंपनी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचने वाला नहीं होना चाहिए। ट्रांजैक्शन जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय मेयर बुक एंट्रीज आर प्री जुडिशियल टू द कंपनी। तो वो ये देख रही है, यानी ऑडिटर ये देख रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन किए गए बुक एंट्री के थ्रू, कहीं वो कंपनी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाले तो नहीं है, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर इसमें इंटरेस्टेड है उसको कहीं इनसे नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। फिर बोल रहा है वेदर एसेट्स ऑफ द कंपनी एज कंसिस्ट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज हैव बीन सोल्ड एट ए प्राइस लेस देन दैट एट विच दे वर परचेज बाय द कंपनी। आपने कोई शेयर 2 लाख के खरीदे, अब आपको पता है कि हर शेयर की वैल्यू कितनी की थी, आपने 1500 में खरीदी थी मान के चलो, और उसको आप 100 रुपये में बेच रहे हो, 200 में बेच रहे हो, जबकि कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी है भी नहीं। कंपनी ने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही खरीद लिए थे और उसको अपनी एसेट साइड में दिखा रही है। और फिर उसने क्या करा, जब बेचा तो मार्केट से बहुत कम प्राइस में जनरली, यानी जब उसने खरीदा था उससे बहुत कम प्राइस में बेच दिया। मैं गलती से मार्केट से बोल रहा हूँ, जब भी उसने खरीदा था तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब उसने बेचा तो बहुत कम में बेच दिया, तो बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया। तो क्यों करा ये, जनरली वो देखना चाहते हैं। वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय कंपनी आर शोन एज डिपॉजिट। जो भी लोन और एडवांसेस लिए थे कंपनी ने वो डिपॉजिट के फॉर्म में तो कहीं नहीं दिखा दिए गए। इसी तरीके से जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, जो ड्राइंग है, वो कहीं रेवेन्यू अकाउंट के फॉर्म में तो नहीं दिखा दिए गए, एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में तो नहीं दिखा दिए गए, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल तो नहीं कर दी गई। इसी तरीके से बोल रहा है कि जब भी आप क्या बोलते हो कि बुक्स और डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें जो शेयर्स आपने क्या कर रखे हैं, अलॉट कर रखे हैं कैश में, तो आपने उसमें कैश कितना रिसीव हुआ नहीं हुआ वो ढंग से दिखाया है या नहीं दिखाया। यानी जनरली ये बोल रहा है कि जब भी आपने शेयर्स क्या कर रखे हैं, अलॉट कर रखे हैं कैश में, अब आपको रियल में कैश मिला है या नहीं मिला। अगर नहीं मिला, जनरली बोल रहा है, तो आपने अपने अकाउंट्स बुक्स में, यानी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में उसको करेक्ट ढंग से दिखाया है या नहीं दिखाया, या कहीं वो मिसलीड कर रहा है एक तरीके से, यानी आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखा दी, कम दिखा दी, जनरली आपने कैश को दिखाया नहीं या दिखाया, वो ढंग से बोल रहा है कि आपको एक तरीके से पता करना है किसको, ऑडिटर को। ऑडिटर शैल मेक ए रिपोर्ट टू द मेंबर्स रिगार्डिंग द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड दैट दे आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड शेल गिव इट ट्रू एंड फेयर व्यू। ये जनरली वही बात कर रहा है कि ऑडिटर क्या करेगा, मेंबर्स को रिपोर्ट देगा जो कि किससे रिलेटेड होगा, अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा कंपनी की, और वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करने वाले होने चाहिए। अब देखिए, जो ये पर्टिकुलर पॉइंट दे रखे हैं, द ऑडिटर रिपोर्ट शैल ऑल्सो स्टेट, ये एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं और इतना ज़्यादा टिपिकल है भी नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट है ये अराउंड क्या है, 2 पेजेस से रिलेटेड है। अगर आपको इसमें कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और मैं बताऊँगा तो आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा कि आप सोचोगे कि यार सर 15-20 मिनट आप क्या कर रहे हो, रेगुलर बोल के ही बता रहे हो। तो सेम टू सेम प्रोविज़न है, एक बार आप पढ़ के देखिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोविज़न है, ये पढ़ के देखना, क्या पता ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मैं अगली वीडियो में जो आपको कवर कराऊंगा, देखिए यहाँ तक तो आपका पार्ट हो ही गया। अब मैं यहाँ से आपका कवर कराऊंगा ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग सेक्शन 146, फिर पनिशमेंट का पार्ट आएगा 147, फिर आपका आएगा 148 का पार्ट। और अगर मुझे टाइम मिला, अगर आपने वीडियोस देख ली और आपने बोला कि सर पर्टिकुलर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जनरली पॉइंट जो भी है। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा रीड आउट करा दूंगा, क्योंकि मुझे है ना ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी आपको कराना है। याद रखना, किसका, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी कराना है। तो आई होप आपको अभी तक का जो भी पॉइंट था वीडियो का वो समझ में आया होगा। अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, या इंडिविजुअली मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।